हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी, आप देख रहे हैं परीक्षापुर। गाइज, आज हम लोग जो है सीजीएल टायर 2 का 29 जनवरी का मेंस का पेपर जो है इंग्लिश लैंग्वेज का देखने वाले हैं, जिसको मैंने भी एग्ज़ाम दिया था। और अभी मैं आपको अपने मार्क्स रिवील नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, जल्दी मैं अपने मार्क्स आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर अपने जो है पेपर को सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैं इसको आपको 4 पार्ट में कराऊंगी और उसको फिर एक साथ मर्ज करके भी डाल दूंगी, तो जिसको जैसे देखना हो वो वैसे देख सकता है। पहले हम लोग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट नहीं करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट सबसे लास्ट वाले पार्ट में होगा, यानी कि 4th वाले पार्ट में रहेगा, तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। पेन का कलर मैं बदल लेती हूँ कि काले पेन से अगर हम लोग लिखेंगे तो काली जगह पर दिखेगा नहीं, तो मैं पेन का कलर कर लेती हूँ रेड। ओके, चलिए तो बिना देरी के पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर बहुत कठिन नहीं आया था, लेकिन हाँ, पेपर अच्छा आया था। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारा क्लोज टेस्ट है, ये सब कुछ है। लगभग शुरुआत के 50 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो ऐसे ही थे। तो इन सबको अपने को नहीं देखना है, अपने को वहाँ से आना है जहाँ से अपना काम शुरू है ना। तो ये हो गया 56, और यहीं से अपना काम स्टार्ट है मेरे हिसाब से। यस, 55 तक है और 56 से अपना काम स्टार्ट है। ठीक है, तो 55 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंसिव के थे, जो हम लोग लास्ट वाले लेक्चर में कवर अप करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर 50 क्वेश्चन के अप्रॉक्स सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैं एक साथ इसलिए नहीं करा रही हूँ, इसका मैं अलग अलग से भी पार्ट बना के दूंगी, जिसमें 29 तारीख और 3 तारीख वालों का पूरा एक में आपको एरर मिल जाएगा, कि जिसको सिर्फ एरर्स देखनी है उसको पूरा वीडियो ना देखना पड़े, है ना। तो वो वाला पार्ट भी मैं आपको कल तक बना के दे दूँगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस बताना था अपने को यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी आपके PQRS में आपको बताना चाहूँगी, जो भी मेरे PQRS के क्वेश्चन थे या एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन ये थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन थे, ये मैंने सारे सही किए हैं और इसी वजह से स्कोर थोड़ा ठीक ठाक बन पाया है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो समझो ये सबसे ज़्यादा को फ्री में नंबर दिलाने वाली चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, अपने को सबसे पहले देखना है ऊपर एक्टिव वॉइस लिखा है। बहुत ज़रूरी है ये देखना कि ऊपर क्या लिखा है। अगर ऊपर पैसिव वॉइस लिखा होता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या लगा है, हैव बीन लगा है। हैव बीन किससे बनता है, हैव या हैज़ से बनता है ना। तो अपने को क्या करना था, सिर्फ हैव या हैज़ ढूंढना था। अब देख लो भैया, कौन से ऑप्शन में हैव या हैज़ लगा है। पहले में नहीं लगा है, तीसरे में नहीं लगा है, चौथे में नहीं लगा है, सिर्फ और सिर्फ सेकेंड क्वेश्चन में लगा है। दैट्स वाई यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मजबूरी है इसका आंसर होना, इसके अलावा कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता। 57 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब आज हम लोग 100 क्वेश्चन तक करेंगे, फिर आगे करेंगे, ठीक है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है, मान लो कोई लाइन लिखी है, उसके अंदर का मतलब जान लेना, ठीक है। तो टू रीच ईच लाइन केयरफुली नहीं, रीड पर देखो मैंने हमेशा बताया ईडियम का मतलब डायरेक्ट नहीं होता। हालांकि ये PYQ है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप अगर कोई भी PYQ बुक फॉलो करते होंगे तो आपको इसका मतलब बहुत अच्छे से पता होगा। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द इम्प्लाइड मीनिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। कई बार पूछा जाने वाला चीज़ है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब होता है अंदर का मतलब जान लेना, ठीक है। अब फिर से देखो, यहाँ पर आपका ये रिपोर्टेड स्पीच चेंज करने के लिए आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट में लिखा है, अपने को इनडायरेक्ट में जाना है, ठीक है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर सेज लगा है। सबसे पहले आपका तुरंत रिपोर्टेड यहाँ पर जाना चाहिए। आपका जो ध्यान है, क्या लिखा हुआ है, सेज लिखा हुआ है। जब सेज लिखा हुआ है तो हम कुछ भी क्या सैड दैट से बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसलिए पहले वाले दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट तो लगता ही लगता है, तो इसलिए ये 3rd वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। 4th वाले ऑप्शन के साथ ही अपन जाएंगे। द टीचर सेज दैट एवरी एक्शन हैज़ एन। अब देखो, क्योंकि हमने आगे का टेंस नहीं चेंज किया, इसलिए अंदर का टेंस भी हमें चेंज नहीं करना है। इसलिए शुरुआत के तीनों सेंटेंस गलत हो गए, सिर्फ 4th नंबर ऑप्शन ही आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 59, द शॉपकीपर वॉज ऑब्लाइज्ड टू डिस्पेंस टू द सर्विस ऑफ हिज सेल्समैन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें इम्प्रूवमेंट बताना है। इम्प्रूवमेंट किसके लिए है,
अब आपको इम्प्रूवमेंट बताना है सर्विसेज में। देखो यहाँ पर टू द सर्विसेज लगाना, डिस्पोज्ड के साथ कौन सा डिस्पेंस के साथ कौन सा वर्ब आता है, कुल मिला के इस पे आपका क्वेश्चन बेस्ड है। अपने को माफ़ कीजिएगा प्रपोजिशन, ठीक है, थोड़ा स्लिप ऑफ द टंग हो रहा है, रात का समय आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रपोजिशन अपने को सही डिफाइन करना था, अगर क्वेश्चन हम देखा जाए तो यही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्पेंस बाय नहीं होता, डिस्पेंस विथ होता है या डिस्पेंस अवे, आप लोग जल्दी से बताइए, एक सेकेंड वीडियो पॉज करके बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्पेंस विथ द सर्विसेज। द शॉपकीपर वॉज ऑब्लाइज टू डिस्पेंस विथ द सर्विसेज ऑफ हिज सेल्समैन। अब डिस्पेंस विथ का मतलब क्या? ओके, तो यहाँ पर डिस्पेंस विथ का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हो, ठीक है, तो दैट इज डिस्पेंस विथ, ठीक है। ऑब्लाइज टू का मतलब ये भी एक फिक्स प्रपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। ऑब्लाइज टू का मतलब क्या होता है? बाध्य होना, है ना, मजबूर होना। तो यहाँ पर ऑब्लाइज टू हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम टाइम में याद रखनी चाहिए। अब यहाँ पर अपने को एरर बतानी है, ग्रामेटिकल एरर। ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज ही हैड बीन फेल्ड टू अरेंज द मनी। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो यहाँ पे इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर एरर है आपका फॉर्मेशन का। अगर आप देखिए ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज, वह मेरी मदद करने में असफल था क्योंकि ही हैड बीन फेल्ड। अब देखो ये अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे तो ये फेल्ड गलत लगा हुआ है, और अगर हम इसको पैसिव वॉइस में ले जा रहे हैं तो पैसिव वॉइस तो यहाँ आएगा नहीं क्योंकि ही करता है ना, जो कर्ता ने ही काम किया है, तो हम यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ तो नहीं कर सकते। और अगर हम नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर फेल्ड नहीं आना चाहिए था। तो एरर इसी पार्ट में है ना, हमें पता चल गया। थर्ड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एग्ज़ाम में अगर आपको ये लग जाए ना कि इसका सही आंसर क्या होगा, आप ये निकालने बैठ जाते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी मतलब बेवकूफ़ी है। आपको पता है क्या करना है कि आप देखिए कि एरर किस पार्ट में है, किस पार्ट में हमें एरर मोस्ट प्रोबेबली लग सकती है, उस पार्ट को पकड़ो और आंसर करो। और अभी हम लोग पेपर सोल्यूशन ही कर रहे हैं, जब हम लोग डिटेल में इसके एरर वाले क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग उसको उस तरह से समझेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रामेटिकल एरर यहाँ पे बताना है 61 पे। इफ़ यू हैव रिमेन calm you could have saved the situation। अब देखो यहाँ पर you have लगा हुआ है ना, और आगे आपका could लगा हुआ है, ठीक है। बार बार पॉज करना पड़ रहा है क्योंकि आवाज़ें बहुत आ रही हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव रिमेन्ड काम यू कुड हैव सेव द सिचुएशन। अब देखिए यहाँ पर एक जगह जो आपका है वो पास्ट लगा हुआ है और एक जगह प्रेजेंट लगा हुआ है, दोनों को हम एक साथ नहीं लग सकते। जब भी हम सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं तो हमको एक में रखना होता है, या तो प्रेजेंट में तो पास्ट में। तो देखिए हम यहाँ पर हैव को चेंज कर देंगे, हमको यहाँ पर हैव को बदलना पड़ेगा, हैड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो भी हम जान लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर जब हैड कर देंगे, है ना, जब हैड कर देंगे तो इफ़ वाली जो कंडीशन है आपकी ना वो सेटिस्फाइड होने लगेगी। इफ़ वाली क्लॉज में जब हैड आता है तो आगे वाली क्लॉज में वुड हैव या कुड हैव आ सकता है ना। तो इस टाइप से ये जो आपकी कंडीशन है ये भी हो जाएगी रिजॉल्व, और इफ़ वाली कंडीशन भी आपकी हो जाएगी। और साथ ही साथ जो है आपका इफ़ यू हैड रिमेन्ड काम, अगर तुम शांत रहते तो आप सिचुएशन को संभाल सकते थे, मतलब बचा सकते थे। ये वाला आंसर आपका हो जाएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 62 पे चलते हैं। 62 आपका जो है PQRS है, पैरा जम्बलिंग है। पैरा जम्बलिंग देखते ही आपको एक चीज़ तो यहाँ पर पहले ही देख के, हालांकि ऑप्शन में वो ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन हम इतना जान गए हैं कि येट से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, है ना, इतना तो हमें पता चल गया। अब हम ए से सेंटेंस स्टार्ट करें या बी से, तो पढ़ के देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल, देखो मैं भी आपके साथ ही अभी यहाँ पर पेपर सॉल्व कर रही हूँ और वहाँ पर मेरे जितने भी PQRS थे वो भी सही थे, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से मैंने लगाया था जैसे मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। ह्यूमन कैपिटल अल्टीमेटली मेक्स अ डिफरेंस बोथ इन एन एंटरप्राइज एंड अ नेशन, ठीक। मोस्ट ऑफ दीज सुपर पावर्स, अब देखो मोस्ट ऑफ दीज लगा है ना, ये दीज किसके लिए आया हमें नहीं पता, तो ए से तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा,
ठीक है, सेंटेंस तो बी से ही स्टार्ट होना है, लेकिन अब बी से स्टार्ट होगा तो बी के बाद सी आया है, सी दोनों में आ गया तो लगा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, द न्यू इकोनॉमिक सुपर पावर्स ऑफ टुडे एम्पलीफाइज टेस्टिफाई दिस थेसिस। ठीक है, अब उसके बाद देखो मोस्ट ऑफ दीज, देखो मैंने कहा था ना आपको कनेक्टिविटी ढूंढनी है। सुपर पावर्स यहाँ इसके बारे में इंट्रोडक्शन है, और एक वाले पार्ट में इनके बारे में आगे की बातें हैं, और लास्ट वाले पार्ट में येट दे हैव अचीव। अब येट जो है ज़्यादातर लास्ट में ही आता है, मैंने बताया था येट, फर्दर, ये सब हाउएवर ये जो चीज़ें हैं कुछ वो लास्ट में आती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, BCAD जो है आपका फॉर्मेशन बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो भी पैराजम्बलिंग का ही है आपका। तो देखो हाउएवर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, हालांकि बी से कुछ नहीं स्टार्ट है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। सम पीपल बिलीव दैट रियल फ्रेंडशिप आर कोलैप्सिंग इन मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, डी से स्टार्ट हो सकता है। वेदर और नॉट फेसबुक फ्रेंडशिप आर लास्टिंग इन डिबेटेबल। सी से भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, देखो डी से भी स्टार्ट हो सकता है और सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर अदर्स। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो इससे हम इसको कनेक्टिविटी देखेंगे, कैसे देंगे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है और कुछ जो अदर लोग हैं उनका ऐसा मानना है। तो डी के बाद तो ए आना है, डेफिनेटली आना है। ठीक है, देयर आर अदर्स हु क्लेम दैट दे हैव नेवर बीन सो वेल कनेक्टेड, DA। अब अगर हम DA से स्टार्ट करते हैं और अगर हम, तो DACB बन सकता है। ठीक है, जो कैसे बन सकता है बताती हूँ। डी से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रियल फ्रेंडशिप के जो है सोचते हैं कि कोलैप्स होती जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, वेदर और नॉट फेसबुक की जो फ्रेंडशिप है वो हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रही है। डिबेटेबल मतलब जिस पे चर्चा की जा सके। हाउएवर सच सोशल नेटवर्किंग साइट, अब सच सोशल नेटवर्किंग साइट्स किसकी बात कर रहा है, ये फेसबुक की बात कर रहा है ना। तो या तो CB से स्टार्ट करें हम, CBAD, या तो हम DACB से स्टार्ट करें। अब देखो CBAD क्यों नहीं हो सकता ये भी बता दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर CBDA होता तो भी हम एक बार इसके साथ जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि CBAD लगा है तो पहले A ले आए फिर इसके बाद D ले आए, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि देयर आर अदर्स लगा हुआ है ना। अगर अदर्स को हम तभी बता पाएंगे जब हम पहले कुछ लोगों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जैक्टली यहाँ बताया इसी तरह से मैंने एग्जाम में भी सॉल्व किया था, ऐसा नहीं है कि कोई नया तरीका लगाया था। पैसिव वॉइस बनाना है अपने को यहाँ पे। द ऑडियंस इज अपलॉडिंग, इज अपलॉडिंग लगा है तो बीइंग वाला ही आंसर आपका होना चाहिए। अब इज बीइंग से 2 ऑप्शन है, पहले 2 ऑप्शन तो गलत हो गए, इज बीइंग से 2 ऑप्शन है। द वंडरफुल परफॉर्मेंस, देखो द वंडरफुल परफॉर्मेंस जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो यही आपका सब्जेक्ट बनेगा, ना कि जो है आपका ऑडियंस जो है आपकी सब्जेक्ट बनेगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका इम्प्रूवमेंट का है। अब कौन सी इम्प्रूवमेंट करनी है ये हमें आगे देखने को पता चलेगा, क्योंकि जो PDF मेकर है हमारी, उन्होंने क्या किया कि इम्प्रूवमेंट वाले हिस्से पे अंडरलाइन नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो आप लोग समझदार हैं ही। ठीक है, तो चलिए ही वॉज नोइंग हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, he was knowing her for a long time before he finally married her। अब यहाँ पर इस पे अंडरलाइन है, वॉज नोइंग पे वॉज नोइंग होगा, ही हैड नोन होगा, ही हैड न्यू होगा। देखो अब ही हैड न्यू हो सकता है क्या, बताओ, ही हैड न्यू हो सकता है, नहीं हो सकता डेफिनेटली। ठीक है, ही हैज़ बीन नोइंग, ये दोनों तो पॉसिबल हो सकते हैं, मगर ये वाला जो लिखा हुआ है ये तो पॉसिबल नहीं। तो ही वॉज नोइंग हर फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही फाइनली मैरिड हर। अब देखो जो जब यहाँ पर हमने क्या करा है, सिंपल पास्ट यूज़ करा है, तो पहले वाले में परफेक्ट तो यूज़ होगा ही होगा। ठीक है, तो परफेक्ट के साथ ही जाएंगे पहले वाले ऑप्शन के साथ, हैड नोन, ही हैड नोन हर फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखो ये मैंने कुछ चीज़ें 100 गोल्डन रूल्स में करवा रखी थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं। जब भी परफेक्ट टेंस कहीं दिख जाए स्टार्टिंग में तो लास्ट में सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ हो रहा होगा, है ना। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपस में एक दूसरे से मिल के चलती हैं और एग्ज़ाम में हमारी बड़ी मदद करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्पीच चेंज करना है। 66 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुँच गए। सी सेड इट इज़ माई बर्थडे नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का किस में चेंज हो जाएगा, फॉलोइंग वीक में। ठीक है, फॉलोइंग वीक, ये सब चेंज वेंज होने वाले कार्यक्रम आपके स्पीच में चलते हैं। ठीक है, तो 4th और 1st ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सी सेड दैट इट वॉज माई बर्थडे
इट वॉज हर बर्थडे, सॉरी इट इज़ माई बर्थडे क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका बर्थडे था, माई जो है वो सी के अनुसार चेंज हो जाएगा, है ना। तो थर्ड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज स्पीच फिर से चेंज करनी है, ठीक है, और अब की बार आपको इनडायरेक्ट दिया हुआ है और डायरेक्ट में बनाना है। माई सिस्टर सजेस्टेड दैट, ठीक है, तो माई सिस्टर सेड तक तो सारे ही एक जैसे हैं, कोई इशू नहीं है ना। अब क्या कह रहा है, वी गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम किससे बनाए बताओ, लेट अस गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर या गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर, ठीक है। तो किससे बनाना चाहिए, देखो शैल से तो बनेगा नहीं, अगर हम शैल से बनाते तो हमें यहाँ पर शुड लगाना पड़ता ना, तो इसलिए हम इसके साथ तो नहीं जा सकते, ठीक। अब हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं कि लेट अस लगेगा या लेट वी लगेगा, क्या लगेगा, है ना, लेट मी लगेगा, सॉरी, या गो फॉर अ वॉक, है ना, ऐसा कुछ होगा। तो इन सब में से हमें एक सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को लेट वेट के साथ नहीं जाना है, ठीक है, डायरेक्ट किसके साथ जाना है, वी गो फॉर अ वॉक लिखा हुआ है ना, तो गो फॉर अ वॉक इन द फ्रेश एयर, ठीक है, इसी के साथ जाएंगे अपन, ठीक। अपने ने हम लोगों ने वी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द गर्ल ले डाउन ऑन द बेड बिसाइड्स हर मदर एंड वेंट टू स्लीप। अब ये जो बिसाइड्स ये वाला लिखा हुआ है ना, ये अतिरिक्त वाला लिखा हुआ है ना, जबकि माँ के अतिरिक्त थोड़ी नहीं सोएगी, माँ के बगल में सोएगी। तो अपन ने देखो, जब भी इस टाइप के कोई वर्ड्स हैं जो डबल मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं, तो आप इनको देख के एक बार ही कन्फर्मेशन जरूर कर लेना कि ये सही लिखा हुआ या नहीं सही हुआ, क्योंकि 99% आपकी एरर इसी में हो सकती है। जैसे ले डाउन भी लिखा था, तो अगर इसमें एरर नहीं भी दे के पूछता तो इसमें एरर दे के पूछता। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तो क्वेश्चन बनाने वाले के दिमाग को पकड़ो कि वो किस चीज़ पे एरर बना सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनलेस वी आर नॉट श्योर फॉर आवर गोल्स। अब देखो यहाँ पर भी ये एक पेट एरर है, जब भी अनलेस वाली क्लॉज के साथ नॉट का यूज़ नहीं होता है, बहुत ही बच्चों वाली एरर है, ठीक है। तो इसमें लेकिन आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला, ठीक है, सेकेंड वाला आपका आंसर हो जाएगा। नॉट का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नॉट। अच्छा, यहाँ पर वो पूछ रहा है, इम्प्रूवमेंट पूछ रहा है ना, सॉरी इम्प्रूवमेंट पूछ रहा है, और कहाँ से लगा हुआ है, यहाँ से, है ना। अनलेस वी आर श्योर, नॉट अंटिल वी आर श्योर, हाँ, इसके बाद एक्सेप्ट इफ़ वी आर, तो अनलेस वी आर श्योर, ठीक है। अनलेस जिस वाली क्लॉज में नॉट नहीं लगा है उसी वाली क्लॉज के साथ जाएंगे, फर्स्ट वाली क्लॉज आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। मैंने सोचा वो है एरर है, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी चलते हैं। हैव यू डैश विद द डिफ़िकल्टीज यू माइट हैव टू फेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, अब डिफ़िकल्टीज़ के साथ इसी तरह से समझा करो, डिफ़िकल्टीज़ के साथ या तुम डिस्कस करोगे। पॉन्डर्ड मतलब पॉन्डर्ड ओवर होता है सोचना, है ना, किसी चीज़ के बारे में सोचना, थिंक ओवर, है ना, पॉन्डर्ड। कंसीडर या रिकॉग, ये दो वर्ड्स थे जो आपको कंफ्यूज कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या सेंस दे रहा है कि जब तक आप डिफ़िकल्टीज़ को पहचानोगे नहीं तब तक आप उसका सामना कैसे करोगे, इस टाइप से क्वेश्चन दे रहा है ये। तो डिफ़िकल्टीज़ को कंसीडर करने की बात नहीं कर रहा है, डिफ़िकल्टीज़ को पहचानने की बात कर रहा है, उसको जानने की बात कर रहा है। तो रिकॉग्नाइज्ड से बना हुआ है, देखो रिकॉग, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी रेकन से जानने हैं तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा। रेकन का वैसे डायरेक्ट मीनिंग होता है गणना करना, है ना। तो यहाँ से आप जान सकते हैं कि जब तक आप डिफ़िकल्टीज़ की गणना नहीं करेंगे तब तक आप उसको फेस नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71 is the soldiers would not have surrendered if they not ran out of ammunition, ठीक है। थोड़ा सा साउंड आ रहा है, मैं ओके, तो थोड़ा साउंड बंद हो गया कुत्तों का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फिर से वही इफ़ और इफ़ वाला रूल है, कंडीशनल सेंटेंसेस का रूल आया हुआ है। इफ़ के साथ हम कौन से टेंस लगाते हैं, अगर वुड हैव लगा होता है तो ऑफकोर्स हम लोग वहाँ पर हैड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम हैड वाले ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, थर्ड नंबर के ऑप्शन के साथ अपने को जाना था। देखो ज़रूरी नहीं है कि वो इफ़ वाली क्लॉज हमेशा आगे लिख के दे, अगर इफ़ वाली क्लॉज पीछे भी लिखी हुई है तो भी चीज़ें सारी वही रहती हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने ये चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ा रखी हैं, ठीक है। तो इफ़ के साथ अपने को कौन सा इम्प्रूवमेंट जाएगा,
हैड नॉट रन आउट। ओके, रन आउट। अगले में चलते हैं। लेट दीज एंशियंट टेक्स्ट बी प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी मतलब जानते हैं, फ्यूचर जनरेशन होता है पोस्टेरिटी मतलब। अरे यार, आज ही सबको भौंकना है, लग रहा है कल का टाइम नहीं लेंगे, सब आज ही भौंक लेंगे। पता नहीं इनका कौन सा वैलेंटाइन मन रहा है आज का, हद है यार। चलिए, पोस्टेरिटी मतलब होता है फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पर एक्टिव वॉइस बताना है। देखिए, मैं 75 पे क्लोज कर दूंगी और बाकी कल के कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है और मैं नहीं चाहती कि डिस्टर्बेंस क्रिएट हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लेट दीज एंशियंट टेक्स्ट बी प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। अब देखो क्या लेट वाला लेट से ही स्टार्ट होगा या यू मस्ट प्रिजर्व होगा, क्या होगा आंसर, आप जल्दी से बताइए। देखिए, लेट से ही बनेगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस क्योंकि हमें बताना है ये पैसिव में बना हुआ है, अगर ये पैसिव में ना बना होता तो हम एक बार कुछ और सोचते हैं ना। तो लेट को लेट से ही जाएंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि लेट दीज हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि हमें इधर वाली चीज़ यानी कि जो रही होगी वो आगे रही होगी, तो लेट अस से स्टार्ट होगा, लेट अस, ठीक है। लेट दीज एंशियंट टेक्स्ट बी प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, तो लेट अस प्रिजर्व दीज एंशियंट टेक्स्ट फॉर पोस्टेरिटी। हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए इन एंशियंट टेक्स्ट को प्रिजर्व कर देना चाहिए। ये आपका एक्टिव वॉइस रहा होगा, जिसका पैसिव वॉइस ये बना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट्रल कैरेक्टर इन अ स्टोरी और प्ले, तो ये आपका कौन होता है, बताइए जल्दी से। एडवर्सरी कौन होता है, तो यहाँ पे आपका एडवर्सरी और एमुलेटर जो है वो सिनोनिम हो जाएंगे। इसका मतलब होता है प्रतिद्वंदी, ठीक है। देखो, आपको डायरेक्ट मीनिंग भी नहीं आ रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जब भी एडवर्स सिचुएशन से लिया गया होगा तो बुरी परिस्थितियों में क्या होंगे, विपरीत परिस्थितियों में हमारे प्रतिद्वंदी ही पैदा होते हैं, ठीक है। तो इम्यूलेटर भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। कंटेंडर मतलब क्या होता है, जो प्रतियोगी होते हैं, है ना, कंपटीटर, उनको बोलते हैं कंटेंडर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटागोनिस्ट, यानी कि नायक, जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है, जो सबके बीच पे एक स्टोरी या प्ले का पूरा मेन नायक जो होता है, मेन लीड करता है रोल, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटागोनिस्ट। ऑप्शन नंबर 1, ठीक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट इज ऑल, फिर से हम लोगों को पैरा जंबलिंग मिल गया, ठीक है। अब देखो, एंड और बट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक। ए और बी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया हमने यहाँ पर। अब देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा। अब देखो, मारिया शारापोवा को पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, देन आप उसके बारे में कुछ आगे चीज़ें करेंगे। अगर आप नहीं जानना चाहें तो हम यहाँ से देख भी सकते हैं। डी से जो सेंटेंस स्टार्ट है उसमें क्या कह रहा है, डी के बाद ए आएगा। एंड देखो, एंड दैट समथिंग, मैं पहले इसको हटा देती हूँ। देयर इज समथिंग डिसआर्मिंग अबाउट मारिया शारापोवा एंड दैट समथिंग इन हर लिफ्टेड हर टू द वर्ल्ड नंबर 1 पोजीशन इन टेनिस इन 2005, ठीक। बी, बट ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम, ओके। और सी लास्ट में, इट टुक मारिया जस्ट 4 years एज अ प्रोफेशनल टू रीच द पिनेकल, ठीक। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, थर्ड नंबर ऑप्शन, क्योंकि डी के अलावा कोई भी सेंटेंस स्टार्टिंग के लिए सुटेबल नहीं है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एंड नेक्स्ट जो है हम लोगों ने यहाँ पे आज जो है कितने सॉल्व करे, 56 से लेकर के 75 नंबर तक हमने लोग सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट जो फर्दर बचे हैं वो हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई कुड नॉट यूज़ हिज लैपटॉप एज इट वॉज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब देखो, इसका पैसिव वॉइस बनाना है अपने को। आई कुड नॉट यूज़ हिज लैपटॉप, देखो यहाँ पर कंजक्शन से 2 सेंटेंस जुड़े हुए हैं, ठीक। अब देखते हैं हिज लैपटॉप, देखो यहाँ पहले वाले का है हिज लैपटॉप, ठीक। अब कुड नॉट यूज़ लगा हुआ था तो इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो कुड नॉट बीन, है ना, क्या लगेगा यहाँ, कैन नॉट तो होगा नहीं, हैज़ नॉट होगा नहीं, कुड नॉट बीन होगा या बी होगा, कुड नॉट बी यूज्ड होगा या कुड नॉट बीन यूज्ड होगा, ठीक। एक ही हो गया। अब बाय मी, अब एज इट वॉज पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अब देखो, छोटा बाकी सब कुछ सेम है, अब आपको बस यहीं पे फंसना था कि कुड नॉट के बाद हमको क्या लगाना चाहिए, कुड नॉट बीन या कुड नॉट बी। तो मोडल्स के बाद हमको कुड नॉट बी के साथ ही जाना है, ना कि कुड नॉट बीन के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया, ठीक। तो चलिए आज के लिए 5 क्वेश्चन और करा दें क्या, चलिए 5 क्वेश्चन और करा देते हैं। द मैनेजर टुक हिम एट टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस। टुक नहीं होता, टुक एट टास्क नहीं होता है, टुक टेक टू टास्क होता है,
ठीक, टेक टू टास्क, टेक टू टास्क, तो यहाँ पर टेक टू हिम टू टास्क आएगा, मतलब उसकी क्लास लगा देना है ना। जब आप उसकी क्लास लगा दो तो उसको बोलते हैं टेक टू टास्क, ठीक, डांट फटकार लगा देना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एट टास्क आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टू मीट वंस वाटरलू अब इसका क्या मतलब होता है, एक बहुत बढ़िया जो है मात खाना। वाटरलू, वाटरलू पता है किससे रिलेटेड है? मान लीजिए अगर आपको पहली बार आप पढ़ रहे नहीं भी पता था, जैसे मैंने भी जब इस इडियम को पढ़ा तो मुझे लगा यार क्या ही आंसर हो सकता है। देखो वाटरलू की बात कर रहा है, ठीक, अब हमें वाटरलू का मतलब नहीं पता, लेकिन टू मीट अ फ्रेंड की बात तो ये नहीं कर रहा होगा। वाटरलू मेरा फ्रेंड तो नहीं हो सकता। टू मेक अ फुलिश चॉइस, हाँ हो सकता है। टू विन अ मैच, अब देखो यहाँ पर कोई पॉजिटिव सेंस मुझे नहीं दिख रहा है, तो सेकेंड वाले ऑप्शन के साथ भी हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसे ही एलिमिनेशन करना होता है वहाँ पर। अब देखो टू मेक अ फुलिश चॉइस या टू एक्सपीरियंस डिफीट, अब जब आप किसी से मिलेंगे तो आप कोई चॉइस होगी आपकी या वो आपका एक्सपीरियंस होगा, तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस होगा वो, है ना। बस इसी की तरह मैंने इसका फर्स्ट आंसर लगा दिया था, टू एक्सपीरियंस डिफीट। मुझे भी इस इडियम का पर्टिकुलर मीनिंग नहीं पता था उस वक्त, लेकिन तब अब मुझे पता चल गया कि हाँ इसका मतलब होता है मात खाना। लेकिन अब जब आपको वहाँ नहीं पता हो, नए वर्ड्स के साथ आप फंस जाएं, तो आपको इस तरह से इडियम्स के आंसर लगाने चाहिए, ठीक, और 99% इससे सही हो जाते हैं, ठीक है। फिर से एक पैराजम्बल आ गया है, चलिए देखते हैं। डी 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 सारे डी से बने हैं, तो और किसी के साथ जाना ही नहीं है। एफिशिएंट मैनेजमेंट एम्स एट क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, ठीक। अब डी के बाद सी से दो ऑप्शन है, तो देख लेते हैं। दिस इंक्लूड्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ दियर स्किल्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एम्प्लॉयज़ की स्किल्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब आगे क्या बात कर रहा है, डी सी के बाद बी, बेटर स्किल्स इंक्रीज द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। देखो अब यहाँ से स्किल्स को हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, जो अच्छी स्किल्स होती हैं वो जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय प्रमोटिंग बेटर वर्क हैबिट्स, ठीक। अब द प्रमोशन ऑफ को, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच है, अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस जगह पे बस आपको सिंपली ये याद रखना है कि कैसे हम वर्ड्स को कोरिलेट कर पाए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आप सेंस बनाने लग जाएंगे तो बिल्कुल ही सेंस बिगड़ जाएगा। तो अगर पहले से हम स्टार्ट करें, इफिशिएंट मैनेजमेंट की बात हो रहा है, एम्स एट क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़, ठीक है। जो एफिशिएंट मैनेजमेंट वो किसको एम करता है कि एम्प्लॉयज़ की क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो पाए, यानी कि उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हो पाए। अब ये किस चीज़ को इंक्लूड करता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट ऑफ दियर स्किल्स, उनकी स्किल्स में नॉलेज और डेवलपमेंट का मल्टीप्लिकेशन हो सके, ठीक, यहाँ तक सही चल रहा है। फिर अगर हम बी के साथ जाते हैं तो देखो स्किल्स वाला पार्ट इसी से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सी और बी को साथ आना ज़रूरी है, कि इस वाले ऑप्शन के अलावा किसी भी ऑप्शन में सी और बी साथ नहीं आए हैं, बी सी आया लेकिन सी भी नहीं आया, ठीक है। अब आप कहेंगे कि पहले स्किल्स यहाँ पर क्यों लाया गया, क्योंकि यहाँ पर दियर स्किल्स लिखा हुआ है, किसकी स्किल्स लिखी हुई है इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर किसकी स्किल्स के बारे में बात हो रही है ये एक्सप्लेन नहीं किया गया, इस वजह से हम पहले सी को रखेंगे, ठीक है। डी सी बी और लास्ट में द प्रमोशन ऑफ कोजेनियल रिलेशनशिप एट ऑल लेवल्स ऑफ द स्टाफ हेड्स प्रॉस्पेरिटी ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ अपन लोग